सो इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। तो पहले हम देखेंगे कि कंकरेंट फोर्सेस क्या होती है। आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब हम दिखाते हैं तो उसको हम एक लाइन से दिखाते हैं विद एन एरो हेड। तो मान लेते हैं ये कोई फोर्स है, ठीक। अब इसका लाइन जो होता है इस वेक्टर का, ये अपना मीनिंग रखता है, एरो अपना मीनिंग रखता है। जैसे ये लाइन जो है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको बताएगी। तो आप गैर जरूरी तौर लाइन को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो फोर्स है इसका कोई डायरेक्शन होता है एक्शन का, कोई लाइन होती है एक्शन की, ठीक है। सो लेट मी सपोज कि ये लाइन ऑफ एक्शन है मेरी फोर्स की। ये देखिए जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, सो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ माई फोर्स। सो मैंने इस लाइन को नहीं बढ़ा दिया, कोई बताएगा कि इसका मैग्नीट्यूड आपने गैर जरूरी तौर इंक्रीज कर दिया। सो आई एम ओनली शोइंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स, ठीक है। तो कंकरेंट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस को कहते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सो आई विल टेक एन एग्जांपल। लेट मी सपोज आई हैव गॉट 2 or 3 फोर्सेस। ये एक फोर्स है यहां से, जस्ट लाइक दिस। ये दूसरा फोर्स आ रहा है यहां से, ठीक है। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सेकेंड फोर्स, ठीक। सिमिलरली यहां से एक और फोर्स आ रहा है, देखिए। तो अगर आप देखेंगे इन तीनों फोर्सेस की, सो लेट मी नेम देम एज F1, दिस इज F2 फोर्स एंड दिस इज F3 फोर्स। और आप देख रहे हैं इन तीनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, आप लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा भी सकते हैं, ये देखिए। दिस इज द सेकंड फोर्स, तो मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन आपको दिखा सकता हूं। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन फॉर द सेकंड फोर्स, स्ट्रेटली आएगी क्योंकि इसी लाइन से एक्ट करता है आपका फोर्स। सिमिलरली वो जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां से आ रहा है, ये देखिए। सिमिलरली ये जो F3 है इसका लाइन ऑफ एक्शन आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, देखिए। तो तीनों फोर्सेस का, या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इन तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन चूंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। सो सिंपली कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज लाइन्स ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट और एट ए सिंगल पॉइंट। तो ऐसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। अच्छा, सो व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम? चाहे इक्विलिब्रियम कंकरेंट फोर्सेस का हो या नॉन कंकरेंट फोर्सेस का, डेफिनेशन तो इक्विलिब्रियम के लिए आगे एक ही जाएगी, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स? हम बताते हैं, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ जब आपने पढ़ा उसमें आपने देखा कि फोर्स का दो काम होता है, ठीक। या तो फोर्स जो है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकती है, ठीक है। या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में भी ला सकता है फोर्स, ठीक है। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है, इस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो जनरली माइंड में आता है कि बॉडी मोशन में आएगी, लेकिन जरूरी भी नहीं है। अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स भी लगाएंगे बॉडी पर, जरूरी नहीं है बॉडी मोशन में आएगी, क्योंकि कंडीशनल ये सिचुएशन होती है। मैं आपको बताऊंगा ये देखिए आप, अगर ये मेरे पास एक बॉडी है, ब्लॉक ऑफ वुड, सपोज करते हैं ये रेस्ट में है, ठीक। मैं मानता हूं कि मैंने यहां पर फोर्स लगा दिया, लेट मी सपोज ऐसे, ठीक है। मैंने इस पर फोर्स लगा दिया, यहां से एक फोर्स आ गया इस पर 30 न्यूटन का, बड़ा फोर्स आ गया। हो सकता है इसे बॉडी मोशन में आ सकती है, चलो ये टेबल टॉप पर है, जस्ट लाइक दैट, ये ब्लॉक ऑफ वुड है। लेकिन मैं क्या करता हूं, ये फोर्स हो सकता है इसमें मोशन पैदा कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं कि एक अपोजिंग फोर्स यहां से आ रहा है, बिल्कुल ये देखिए आप, ये अपोजिंग फोर्स है इस पर। तो लेट मी सपोज ये फोर्स भी 30 न्यूटन का है, ये देखिए आप। तो सीधी बात है, नो डाउट, इस हमारी बॉडी पर जो कि रेस्ट में है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में फोर्स आ गई है। 30 न्यूटन वहां से आ गया, 30 न्यूटन यहां से आ गया। लेकिन हमारे, ठीक है ना, जब हमने इस सिचुएशन को डील किया तो हमारे जहन में आता है कि ये बॉडी मोशन में आनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली जब आप, चूंकि आपने वेक्टर्स पढ़े हैं, जब आप इस सिचुएशन को देखेंगे तो डेफिनेटली ये जो बॉडी रेस्ट में है ना, सो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टू लार्ज फोर्सेस, ये बॉडी फिर से रेस्ट में रहेगी। क्यों रहेगी रेस्ट में? है क्योंकि ये जो दो फोर्सेस आपने इस पर एक्ट करवाए ना, ये मैग्नीट्यूड में बराबर है? ये डायरेक्शन में अपोजिट है, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ये देखिए, अगर आप इनका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे दोनों फोर्सेस का, ये देखिए, तो दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है।
और इस सिचुएशन को आप बताते हैं दैट दे विल नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। तो यहाँ पर जो दो फोर्सेस है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। फ्रॉम वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आप देखेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय देयर सब्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, वो यहाँ एक्ट करता है, वो उस डायरेक्शन में एक्ट करता है, उनका रिजल्टेंट इन दो फोर्सेस का अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन is given by their subtraction 30 minus 30 that equal 0. So that is why कि ये बॉडी रेस्ट में है एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी फिर से रेस्ट में रही। क्यों? क्योंकि जो नेट वेक्टर सम है फोर्सेस का इस बॉडी पर फोर्सेस है, लेकिन इन फोर्सेस का जो वेक्टर सम है, इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है तमाम फोर्सेस का इस बॉडी पर, वो तो जीरो है। सो इसलिए इस बॉडी की रेस्ट की हालत को नहीं बदल सकते, ठीक है ना। सो दैट इज वाई कि ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कि ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में हम बताते हैं तब फोर्सेस होती है जब वो किसी बॉडी पर एक्ट करते हैं और रिजल्टेंट उन तमाम फोर्सेस का जीरो के बराबर होता है, या वेक्टर सम उन तमाम फोर्सेस का जीरो के बराबर होता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। दो सिचुएशन में बता सकते हैं, या हम बताएंगे उस वक्त फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है या बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो कब कहेंगे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है? when the vector sum of all the forces acting on a body amounts to zero, or we can say when the resultant of all the forces acting on a body amounts to zero। सीधी बात है, बहुत सिंपल सिचुएशन है। वो फोर्सेस कि जिन तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, उन तमाम का वेक्टर सम जीरो के बराबर है, उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो के बराबर है, तो हम बताते हैं कि वो फोर्स जो है इक्विलिब्रियम में है, या वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ओके, अच्छा, अब ये फोर्स इक्विलिब्रियम में है, बहुत सारे फोर्सेस है, लेकिन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, मींस नेट फोर्स जो है वो जीरो है। तो सीधी बात है, ऐसे फोर्सेस बॉडी की हालत को नहीं बदल सकते। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसी रेस्ट में रहेगी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दोस फोर्सेस, जिनका वेक्टर सम जीरो है। या अगर ऐसे भी हो सकता है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या मोशन में है कोई बॉडी, तो आपने ऐसे फोर्सेस उस पर एक्ट किए। मान लेते हैं अभी ये जो बॉडी है, अभी हमने बताया रेस्ट में, मान लेते हैं ये बॉडी मोशन में है, किसी खास डायरेक्शन में मोशन में है, तो जनरली जब आप ये फोर्स उस पर लगा देंगे, हो सकता था ये फोर्स उसको रेस्ट में ला है, लेकिन आपने यहां से भी एक फोर्स लगा दी, तो अगर ये बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो आपने इस पर ऐसे फोर्सेस लगाए, तो डेफिनेटली ये फोर्सेस इस बॉडी की हालत को नहीं बदल सकते, क्योंकि इनका वेक्टर सम फिर से जीरो आएगा, और बॉडी अगर मोशन में ऑलरेडी है तो उसी मोशन में रहेगी। तो सीधी बात है कि जब फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो नए रेस्ट की हालत बदल सकते हैं बॉडी की, ना मोशन की हालत बदल सकेगी, जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम तब बोलते हैं कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, जब उनका वेक्टर सम जीरो होगा, जब उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। या ऐसे भी बता सकते हैं कि फोर्सेस तब बोले जाते हैं कि इक्विलिब्रियम में है जब वो सलाहियत नहीं रखते हैं बॉडी की रेस्ट वाली हालत बदलने के लिए या बॉडी की मोशन वाली हालत बदलने के लिए, ठीक है। अब कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के लिए? आपने अभी देखा, चाहे ये कंकरेंट फोर्सेस है या नॉन कंकरेंट फोर्सेस है, कंडीशन तो एक ही है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड अमाउंट टू जीरो। दैट इज कंडीशन मैथमेटिकली ये है कि समेशन वेक्टर सम of all the forces acting on a body that should be equal to zero, that is summation of all the forces acting on a body should be equal to zero। किसी भी बॉडी पर अगर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं और अगर उन तमाम फोर्सेस का वेक्टर एडिशन, अगर उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो के बराबर है, आप बता सकते हैं वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। चलो एक सिंपल मैथमेटिकल कंडीशन निकालते हैं। यहाँ पर जो आपने अभी देखा कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो, इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बॉडी हम लेते हैं और इस पर मान लेते हैं कि तीन फोर्सेस एक्ट करते हैं। ये एक बॉडी है, ठीक, लेट मी सपोज तीन फोर्सेस बॉडी पर एक्ट करते हैं। चलो मानते हैं कि दिस इज फोर्स F1 एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक। यहां पर एक और फोर्स आ रहा है, देखिए इस बॉडी पर जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज दिस वन। लेट मी नेम दिस फोर्स एज F2। सिमिलरली चलो यहां से एक और फोर्स है, ठीक है,
सिचुएशन हम दिखा सकते हैं आपको मैथमेटिकली, जो हमने भी आपको बता दिया. So let me suppose this force is F3. Okay, this force is F3. चलो ये तीन फोर्सेस इस बॉडी पर एक्ट करते हैं, कंकरेंट है, क्योंकि इन तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं. तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए कंकरेंट फोर्स है. ठीक है, अब कंडीशन क्या है इन फोर्सेस के इक्विलिब्रियम होने के लिए कि तीनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन 0 के बराबर होना चाहिए. यानी इसका मतलब ये बॉडी की हालत को नहीं बदलनी चाहिए. बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहनी चाहिए, बॉडी मोशन में तो मोशन में रहनी चाहिए. अब इसके लिए क्या है, चलो अगर मैं टोटल वेक्टर सम देखना चाहता हूं इन फोर्सेस का, तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं इन दो का ठीक है ना रिजल्ट में इस F2 और F3 का मान लेते हैं. अगर यही दो फोर्सेस इस बॉडी पर होंगे तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, बाय चेकिंग दैट मींस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. F2 और F3 का है ना, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको क्या बताता है, बताता है कि आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो. ये F2 जो है इसके पैरेलल और इक्वल यहां से एक लाइन डालो, ये देखिए. इसी तरह ये जो F3 है इसके पैरेलल और इक्वल यहां से एक लाइन डालो, ये देखते हैं. ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये जो दो वेक्टर है F2 और F3 श्योरली इन दो का एडिशन मुझे देगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो वो मुझे बताता है कि इस पैरेललोग्राम को जब आपने कंप्लीट किया तो अब इसका डायगोनल इस पैरेललोग्राम का, वो डायगोनल जो इन दो वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरेगा यहां से, तो ये वाला डायगोनल जो मैं डालने जा रहा हूं यहां, ये देखिए वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वाला डायगोनल जो है विद एरो, ये देखिए एरो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए विद एरो. तो ये वाला डायगोनल जो है तो ये आपको देगा रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, यानी वेक्टर एडिशन ऑफ द टू फोर्सेस F2 एंड F3. तो अब आपको ना F2 से लेना देना है ना F3 से लेना देना है. अब इनका रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर शो करता है, तो ये वेक्टर अब आपको रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, F2 और F3 को ये अकेला वेक्टर अब रिप्लेस करेगा. ठीक है ना. अब सीधी बात है, अब आपकी बॉडी पर दो फोर्सेस है, ठीक. एक है ये वाला, इस लाइन को मैं रिड्रॉ करता हूं थोड़ा, ये देखिए ये आपका वो F1 था, F1 देखिए. अब डेफिनेटली अब आपकी बॉडी पर भी तीन फोर्सेस है, अब दो ही फोर्स है. एक है ये वाला F1 और एक है ये वाला F2 प्लस F3. अब सीधी बात है, आपकी बॉडी पर दो फोर्सेस है, F1 और ये F2 प्लस F3. तो ये अब अकेला फोर्स है बिकॉज इट्स रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3. तो अब आपकी बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब ये दो फोर्सेस, एक ये F1 और वो F2 प्लस F3, ये देखिए ये अब एक ही फोर्स प्रेजेंट करता है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट जो है दैट इज अ सिंगल वेक्टर, ये वाला जो आप देख रहे हैं. तो अब आपकी बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब तमाम फोर्सेस यानी F1 और इस फोर्स का, ठीक है ना, जब रिजल्टेंट जीरो होगा. लेकिन वो रिजल्टेंट कब जीरो होगा, जब ये दो फोर्सेस वो F1 और ये F2 प्लस F3 अगर मैग्नीट्यूड में बराबर होगी. दैट इज मैं इनको बीच में लिखता हूं कि ये बराबर है, अरे मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, जो कि ये है आप देख रहे हैं डायरेक्शन में अपोजिट, और लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा. सीधी बात है. अभी इससे वाली पहली सिचुएशन जो आपने देखी, ये देखिए मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर फोर्स है 20 न्यूटन, ये मान लीजिए वो F1. मान लेते हैं कि ये वाला जो फोर्स है ये रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, मान लीजिए कि ये भी 20 न्यूटन है. क्या इन दो फोर्सेस का वेक्टर एडिशन जीरो आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है. दैट्स मैंने लिखा कि ये दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट होनी चाहिए. दैट इज मैं एक नेगेटिव साइन भी लिखता हूं यहाँ, क्योंकि वो जो F1 है और ये F2 प्लस F3 एक दूसरे के अपोजिट है डायरेक्शन. दैट्स मैंने नेगेटिव साइन लिखी. सो अगर ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सो दे विल नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट, इनका रिजल्ट जीरो आएगा. तो डेफिनेटली यहां पर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए, इन फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये F1 जो है ये मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए इस F2 प्लस F3 के. दैट्स मैंने लिखा दैट F1 शुड बी इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड ओनली F2 प्लस F3 एंड दे शुड बी अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है ना. जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो लाइन ऑफ एक्शन डेफिनेटली सेम होगा, है ना. तो सीधी बात है, जब मैं इनको एक ही साइड में ले आऊंगा, आई विल गेट F1 इक्वल्स, तो माइनस से अंदर जरूर लगाते हैं, माइनस F2 माइनस F3. और अगर आप एक ही साइड में इनको लाएंगे, you will get F1
प्लस F2 प्लस F3, ठीक है ना, शुड बी इक्वल टू 0। यही बात हम पहले ही बता रहे थे कि कोई भी बॉडी जो है या फोर्सेस जो है एक बॉडी पर एक्ट करते हैं, हम कब बताएंगे वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, जब वो बॉडी की हालत नहीं बदल सकते, यानी जब उनका वेक्टर एडिशन 0 होगा। और अभी आपने देखा कि ये फोर्सेस जो है तो इनके लिए हमने यहां कंडीशन लगाई इक्विलिब्रियम के लिए, है ना, और कंडीशन फाइनली क्या निकली कि जो इस बॉडी पर 3 फोर्सेस थे F1 F2 F3, तो इन तमाम का जो वेक्टर एडिशन है वो मिला 0 के बराबर। सो दैट इज व्हाई ओनली कंडीशन जो है फोर्सेस के इक्विलिब्रियम होने के लिए कि किसी भी बॉडी पर अगर एक नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं, चाहे 3 फोर्सेस एक्ट करते हैं या 3 से ज्यादा एक्ट करते हैं, तो कंडीशन यही है इक्विलिब्रियम के लिए कि उन तमाम फोर्सेस का वेक्टर एडिशन जो है 0 के बराबर होना चाहिए। हम ऐसे बताएंगे इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जो एक बॉडी पर एक्ट करते हैं, तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 के बराबर होना चाहिए, तो तभी हम बता सकते हैं कि वो जो फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम में है, या हम बता सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और आप याद रखिए, चाहे फोर्सेस कंकरेंट है या नॉन कंकरेंट है, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन एक ही है, दैट वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड अमाउंट टू 0 और रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0।